वेलफेयर स्कीम्स में वो शरीक रही हैं और वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी उन्हें काम किया है। तमाम तरीके से वो राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं से जुड़ करके, मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके वो समाज में निरंतर रूप से अपना योगदान दे रही हैं और उनके इस खास कंट्रीब्यूशन के लिए, योगदान के लिए, सराहनीय प्रदर्शन के लिए तमाम ख्यातियाँ उन्हें प्राप्त हुई हैं, तमाम अचीवमेंट्स, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स उनको मिले हैं, जिसमें नीलम कंगा सरीखे खास अवार्ड भी शामिल है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित भट्ट और प्रोग्राम एक मुलाकात, जो कि आप www.radioudan.com पर हर शुक्रवार रात 9 से 10 सुनते हैं। इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट शनिवार शाम 4 से 5 सुनते हैं। इस प्रोग्राम में आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल। उनसे हमारी बातचीत बस कुछ ही देर में। आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। मैडम, सबसे पहले मैं रेडियो उड़ान की जानिब से इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जी नमस्कार, आपको भी और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। बहुत से कहना चाहिए विषय आपके बारे में मैंने पढ़े हैं जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, और वास्तव में ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है इस वक्त कि कहाँ से शुरू किया जाए आपसे बातचीत का सिलसिला। लेकिन आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शुभम, जो आपकी एक संस्था है और 1990 से आप इसका संचालन कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत, या यूँ कहें कि आज की बातचीत का आगाज़ हम शुभम नामक उस संस्था के साथ करते हैं जिसका गठन, या कहना चाहिए कि जिसका प्रादुर्भाव 1990 में हुआ था और जिसका गठन 1993 में हमने 93 में शुरू किया था। एक्चुअली 1993 में मैं दिल्ली से वापस आई थी, मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई थी, और उसी साल क्योंकि मैंने पीएचडी की थी और लेक्चरशिप करने का ही एक एम था, और साथ में ये भी एक उद्देश्य मैं लेके चल रही थी कि किसी न किसी रूप में मैं अपने जैसे लोगों की मदद करूंगी। उसी दौरान कुछ अपने मेरे विचार को समर्थन देने वाले कुछ लोगों के साथ मेरा संपर्क हुआ, और 1993 में ही नवंबर माह में हमने शुभम की नींव रखी। मैं इस संस्था की संस्थापक महासचिव हूँ, और हमारी इस कमेटी की इसकी संस्था की एक कमेटी है जिसके तहत जो मिलकर हम लोग सब शुभम के माध्यम से सभी प्रकार के जो विकलांग व्यक्ति हैं, चाहे वो दृष्टि बाधित हों, श्रवण बाधित हों, या मंदबुद्धि व्यक्ति हों, बच्चे हों, उनकी शिक्षा, उनके पुनर्वास, उनके चिकित्सकीय पुनर्वास और आर्थिक पुनर्वास से लेकर, और जो भी समाज में सेंसिटाइजेशन के लिए के जो विषय हैं उनको लेते हुए हम लगभग 20 से अधिक वर्षों से शुभम के माध्यम से अपना योगदान बिहार में और निकटवर्ती राज्यों में, जैसे झारखंड हुआ, यूपी का पूर्वी भाग हुआ, यहाँ पर हम लोग अपनी जो सेवाएं हैं इस संस्था की, उनसे विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते रहे हैं। जी। आमतौर पर यूँ माना जाता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, और जो तमाम जो बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर एनजीओज़ को तुलनात्मक दृष्टि से आसानी से सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है।
लेकिन आप जिस संस्था का संचालन कर रहे हैं वो कहना चाहिए जैसे इंटीरियर एरियाज में जो संस्थाएं होती हैं और जिसमें शुभम भी संभवतः एक है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज हैं, तो ऐसी स्थिति में और ऐसी जोग्राफिकल कंडीशन में जहाँ की चीज़ें आमतौर पर उतनी आसान नहीं होती हैं, तो कितना सुगम होता है या फिर कितना कठिन होता है एक संस्था को चलाना, उस संस्था का संचालन करना? जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इशारा किया है। वास्तव में जितना परिश्रम शुभम को लेकर मैं और हमारी टीम करते हैं, उतना जो परिणाम है, जो फल है, उतना हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसका कारण आपने ठीक बताया कि हमारा जो संस्थान है यह एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में ही अवस्थित है। इसे आप सेमी रूरल कह सकते हैं। मुजफ्फरपुर जिला जो है ये पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और इसका 70% इस जिले में जो भाग है वो ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर जो साक्षरता दर है बहुत कम है, गरीबी बहुत अधिक है, सूखा और कहना चाहिए कभी कभी बाढ़ से भी ये इलाका प्रभावित रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ से अधिकतर पंजाब में और दिल्ली या महाराष्ट्र इत्यादि में मजदूरी के लिए यहाँ से बहुत लोग चले जाते हैं। तो कुल मिला के ये जो है ये एक बहुत पिछड़ा सा इलाका है और इस प्रकार के क्षेत्र में वास्तव में शुभम जैसी संस्था के द्वारा और विकलांग व्यक्तियों की मदद का जो हम प्रयास कर रहे हैं ये बहुत चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि शुरू से ही एक आप पैशन कह लीजिए, जुनून कह लीजिए जो था और मेरी इच्छा थी, तो ये होता चला गया। और मैं यहाँ ये रेखांकित करना चाहूँगी कि इसमें हमारे परिवार के लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। जब भी कभी आर्थिक कठिनाई हुई, मुझे अपने संबंधियों से मुझे बहुत सहयोग मिलता रहा और अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब शुभम अपने माध्यम से स्वयं अपने संसाधनों से विकलांग व्यक्तियों की मदद कर पा रहा है और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलाते रहे हैं और बहुत लोगों को हमने सहायता भी दी है। और अब मुझे लगता है कि एक जो स्थिरता और स्थायित्व एक संगठन में जो होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या सुविधाएं प्राप्त कराने की दृष्टि से हो, हम अपने नियमित कार्यक्रमों के द्वारा लोगों की मदद कर पा रहे हैं। जी, तो इस तरीके से कहना चाहिए कि जो परिश्रम आप प्रारंभ से कर रहे हैं उस टफ ज्योग्राफिकल कंडीशन में, उस स्थान पर जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने बताया कि ये संस्थान है, वो कहीं ना कहीं मेहनत रंग ला रही है और हम ये आशा करते हैं कि निकट भविष्य में और प्रगति कहना चाहिए कि ये संस्थान करेगा और उस प्रगति का लाभ इसके जो लाभार्थी हैं उन तक अवश्य पहुंचेगा। निश्चित रूप से यदि इतना प्रयास किसी बड़े शहर में किया गया रहता, किसी महानगर में किया गया रहता, तो स्थिति बिल्कुल विपरीत होती और काफी आगे तक ले जाया जा चुका होता इस संस्थान को हमारे द्वारा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके जीवन के उस कहना चाहिए हिस्से के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। यूँ तो बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में, तमाम आपकी उपलब्धियाँ रही हैं और कई अन्य सरकारी और गैर संस्थारी संस्थाओं से आप जुड़े रहे हैं। उस पर आने से पहले मैं थोड़ा आपके बचपन में जाना चाहूँगा। किस तरह से आपका बचपन रहा, किन परिस्थितियों में आपने शिक्षा आदि ग्रहण की और ख़ास तौर पर जो दृष्टिबाधिता की एक चुनौती आपके साथ है, क्या वो बचपन से ही है या बाद में चल करके आपको ये चुनौती आई है? इन तमाम बिंदुओं पर मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें। आपने पूछा है, जो आपका प्रश्न है वो कई सारे प्रश्नों को आपने एक साथ मुझसे किया है, तो मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूँगी। जहाँ तक दृष्टिबाधा प्रश्न है, ये जन्मजात है। जन्म से ही मुझे
दिखता नहीं था और चिकित्सकों ने इसका कोई कारण नहीं बताया। लगभग 7 साल तक लाइट परसेप्शन जिसको कहते हैं, बिल्कुल थोड़ा धुंधला सा प्रकाश का ज्ञान मुझे था और उसके बाद से वो भी दृष्टि जाती रही थी। और क्योंकि मुजफ्फरपुर में ही मेरा जन्म हुआ था और ये इलाका उस समय तो बहुत ही अधिक पिछड़ा था, तो जो दृष्टिहीन बच्चों की जो शिक्षा है उसके लिए किसी भी प्रकार के विद्यालय इत्यादि की सुविधा यहाँ नहीं थी। लेकिन प्रारंभ में मैं अपने भाई बहनों के साथ ही उन्हीं के स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया गया था। लेकिन वहाँ क्योंकि वो मैं सामान्य बच्चों के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता था, तो इसलिए शायद मुझे तो नहीं ध्यान है, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि मैं स्कूल जाया करती थी। तो 1-2 महीने के बाद स्कूल से मुझे उन्होंने कहा कि स्कूल से मुझे हटा लिया गया और घर पे ही मेरी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन एक बार संभवतः गांधी जयंती के समय कभी अखबार में किसी दृष्टिहीन शिक्षक के बारे में जानकारी कहीं पढ़ी गई, मेरे पिताजी ने पढ़ी और वे मुझे वहां लेकर गए। वे जो शिक्षक थे वो मुजफ्फरपुर के किसी ग्रामीण क्षेत्र में वो रहा करते थे। तो वहां जाके पहली बार मुझे ब्रेल लिपि के बारे में या मेरे पिताजी को पता लगा और उसके बाद से प्रतिदिन मुझे उनके घर पर भेजा जाने लगा कि मैं वहां से जाके ब्रेल सीख सकूं। ये सिलसिला भी लगभग 5-6 महीने तक चला और मुझे यहाँ सामान्य स्कूल से परीक्षा दिलवाई जाने लगी और घर में पढ़ाई करा के। इसी दौरान दिल्ली और देहरादून में भी दृष्टिहीन बच्चों के विद्यालय हैं, ऐसी जानकारी मेरे पिताजी को प्राप्त हुई कहीं से। और तब दिल्ली का जो राष्ट्रीय गिरिजनानंद कन्या विद्यालय है, वहाँ 6-7 साल की उम्र में मुझे वहाँ मेरा प्रवेश करा दिया गया और तब से मैं वहाँ पढ़ने लगी। और वहाँ से फिर मैंने मैट्रिक किया सन 1978 में, फिर इंटरमीडिएट पास किया। वहीं से नज़दीक में जो जानकी देवी महाविद्यालय है वहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया। फिर आगे की पढ़ाई करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में मैं दौलत राम कॉलेज से मैंने एमए किया और फिर वहीं रहते हुए मैंने एमफिल पीएचडी इत्यादि अपनी कंप्लीट की। सारी शिक्षा दीक्षा मेरी हुई। शिक्षा का जो काल था मेरा शिक्षा का, वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। आज बच्चों को बहुत सुविधाएं रहती हैं, पुस्तकें और जो भी उनका रीडिंग मटेरियल है वो सुविधा से उपलब्ध रहता है, लेकिन उस समय ये सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। हमें पढ़ने के लिए अपनी पुस्तकों को खुद ही ट्रांसक्राइब करना पड़ता था, मतलब खुद ब्रेलीकरण उसका करके फिर हम लोग उस समय पढ़ा करते थे। बहुत उस समय 1970-80 के दशक में, तो वो भी काफ़ी कठिनाइयों से भरा समय था। लेकिन जब कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ा करती थी, उस समय की जो स्थितियां थी वो भिन्न थी। उस समय मैंने ये पाया कि जो हमारे सहपाठी हुआ करते थे वो बहुत सहयोग करते थे। अगर थोड़ा सा भी उनके साथ सामान्य रूप से हम लोग बात विचार करते थे तो वो लोग बहुत सहयोग करते थे। उनका बहुत मुझे सहयोग मिला, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या कहीं हॉस्टल से कभी नॉर्थ कैंपस आने की बात हो, कॉलेज जाने की बात हो या इधर उधर कहीं जाना हो, तो उनका बहुत सहयोग मुझे मिला करता था उस समय। संस्कृत विषय की ओर आपका विशेष झुकाव रहा है, जुड़ाव रहा है और काफ़ी स्टडीज़ आपने संस्कृत विषय में की है। तो संस्कृत से जो आपका लगाव है वो कैसे हुआ, उस विषय में मैं चाहूँगा कि श्रोताओं तक हमारी बात पहुँचे। देखिए, संस्कृत तो जैसा आप जानते हैं 10वीं तक, मैट्रिक तक सब के लिए पढ़ना अनिवार्य रहता है।
तो मेरे पास भी एक विषय के रूप में संस्कृत था। और जब मैं सभी भाषाओं के साथ और अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत को पढ़ा करती थी, तो इस भाषा में जो भी लिखी हुई सूक्तियाँ या जो भी मुझे साहित्य मिलता था, उस साहित्य को पढ़ने पर एक विशेष प्रकार का लगाव, एक विशेष प्रकार की रुचि जागृत होती थी। और मैं अधिक से अधिक श्लोकों को पढ़कर उनके अर्थों को समझने का प्रयास अपनी शिक्षिका के माध्यम से, हमारी शिक्षिका श्रीमती मदान उस समय हुआ करती थी, वो बहुत योग्य शिक्षिका थी, तो उनको भी अच्छा लगता था। तो हम बहुत सारे श्लोकों का मतलब, बहुत सारे साहित्य पढ़ने की कोशिश उनके बैठ कर किया करते थे, बहुत चर्चाएं हमारी होती थी। तो इस सब को यही सारी स्थितियां रही और एक जो झुकाव संस्कृत की तरफ मेरा होता चला गया और परिणाम तो आप भी अच्छे आते चले गए। और मैं एक तरह से कहूँगी कि मेरी जो शिक्षिका थी, उनके साथ जो मेरी चर्चाएं हुआ करती थी, उन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया। और संस्कृत की जो सूक्तियाँ हुआ करती थी, जो जीवन दर्शन उस साहित्य में मुझे मिलता था, उससे मुझे और अधिक से अधिक साहित्य में रुचि होती चली गई। और मैंने अपने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए इसे चुना। ऑनर्स के दौरान मैंने संस्कृत को ही अपना विषय बनाया और इसी में मैंने ऑनर्स किया। और आशातीत सफलताएं मिलती चली गई। और उसके बाद फिर एमए और पीएचडी वगैरह फिर मैंने संस्कृत में ही करना उचित समझा। और अब 1996 में यहाँ बीपीएससी जो होता है, बिहार स्टेट पब्लिक कमीशन के द्वारा कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्शन भी हो गया। उस समय तो कोई ऐसा क्राइटेरिया था नहीं कि 3% रिजर्वेशन या कुछ, तो उसी के बल पर, क्योंकि मुझे संस्कृत अच्छी लगती थी, रुचि थी और काफ़ी अच्छा परिणाम रिजल्ट रहा था, के कारण मैं चुन ली गई। और तब से 1996 से आज 18 साल हो गए हैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाती हूँ एलएस कॉलेज में यहाँ। आपने परिणामों की चर्चा की और निश्चित तौर पे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि स्नातक डिग्री में और मास्टर्स में तमाम जो आपने शिक्षा ली, वहाँ कभी फर्स्ट पोजीशन, कभी फर्स्ट डिवीज़न, इस तरह के परिणाम आपके पक्ष में रहे। तो ये हमेशा फर्स्ट आने की जो आपकी परंपरा रही है आपकी व्यक्तिगत शिक्षा में, इसके पीछे क्या मूल मंत्र रहा है? क्योंकि एक दो बार कोई इंसान फर्स्ट आ जाता है तो बात समझ में आती है, लेकिन इस अव्वल दर्जे को, या कहना चाहिए कि जो फर्स्ट आने की जो एक हैबिट है, इसको निरंतरता में बनाए रखना, इसको कंसिस्टेंट रखना, ये एक बड़ी बात है। तो वो मूल मंत्र मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप किस तरह से, ये आपका प्रयास रहता था कि भाई हमेशा फर्स्ट डिवीज़न या फर्स्ट पोजीशन में ही रहा जाए। ऐसी कोई इच्छा मेरे मन में कभी नहीं रहती थी, इसको संयोग कहा जा सकता है। और शुरू से ही, प्रारंभ से ही मेरे अंदर एक भावना रही है कि जो भी कार्य मैं करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ करूँ, परिणाम को सोचे बिना। और केवल पढ़ाई ही नहीं, मेरे प्रत्येक कार्य में आप ये देखेंगे, जो लोग मेरे साथ रहते हैं, मुझे निकट से जानते हैं, वे ये पाएंगे कि मैं या तो किसी कार्य को हाथ में लेती नहीं हूँ। अगर किसी काम को हाथ में ले लिया या किसी काम को करने का निश्चय मैंने किया, तो उसको करने में पूरी जिम्मेदारी से, पूरे उत्तरदायित्व के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास करती हूँ। यही स्थिति शिक्षक के साथ भी थी। और आप जानते हैं कि आजकल तो बच्चों का बड़ा एक्सपोजर रहता है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। उस समय उतनी हुआ भी नहीं करती थी, शायद ये भी एक कारण था कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगा करता था। मतलब बच्चे खेलते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन इन सब से हटकर मुझे पुस्तकों से लाभ हुआ करता था और मैं बहुत पढ़ती थी उस समय। फर्स्ट आने के लिए यह है कि जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसे ध्यान पूर्वक समझा जाए, समझने में मेरा विशेष बल रहता था कि अपने विषय को अच्छे से समझ लूं और उसके बाद
अपनी भाषा में, क्योंकि जब बात समझ में आ जाती है तो उसे अभिव्यक्ति देने के लिए भाषा अगर आपके पास, तो आपको कुछ भी याद करने की वैसी आवश्यकता नहीं रहती है। तो वही एक बात थी, रही होगी संभवतः, जिसके कारण प्रत्येक परीक्षा में केवल आगे जाके मतलब जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, चाहे स्नातक, स्नातकोत्तर, सब जगह जो फर्स्ट पोजीशन आ गई, तो इसके पीछे कोई ऐसी मेरी कभी इच्छा रहती नहीं थी कि हो। मैं बस जो काम, जो सिलेबस हमारा हुआ करता था या जितना मुझे पढ़ना चाहिए था, कभी भी परिणाम की चिंता करते हुए मैंने ऐसी कभी कुछ पढ़ाई की हो कि मुझे इतने अंक लेने हैं, ऐसी कोई मेरे मन में भावना नहीं रहती थी। लेकिन इतना अवश्य था कि जो कुछ एक जो पाठ्यक्रम में दिया गया है, जो सिलेबस है, उससे जो संबंधित जो भी सामग्री है उसका अध्ययन मैं भली प्रकार से करूं, यही एक बात रहा करती थी मन में। और यही कारण था कि परीक्षा में उस समय तो आजकल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा आते हैं, उस समय सब्जेक्टिव प्रश्न मतलब बड़े बड़े उत्तर लिखने होते थे, इस तरह के प्रश्न ज्यादा होते थे। तो यही कारण है कि किसी भी प्रकार के प्रश्न होते थे, क्योंकि जो पढ़ी गई सामग्री मेरी होती थी वो पर्याप्त मात्रा में होती थी, तो कैसे भी प्रश्न होते थे उनको समझकर मैं अपना प्रयास करती थी कि मैं यथासंभव अच्छे प्रश्न पत्र मिल जाए। लेकिन ऐसी कोई वो बात थी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको, यदि वो ये समझ लेता है कि उसे जो भी कार्य दिया गया अगर वो उसे ठीक से करे तो सफलता अपने आप ही मुझे लगता है मिलती जाती है। उसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है या किसी विशेष स्तर पर प्रयास करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। नियमित रूप से व्यक्ति को अपने कार्य करने में थोड़ी ईमानदारी यदि है, अगर मन से वो करता है, निष्ठा के साथ करता है, तो सफलता अवश्य मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। हम एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि जिंदगी के सफर में अगर बढ़ना जरूरी है तो फिर आगे बढ़ने के लिए एक ब्रेक भी जरूरी है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। मैडम, संस्कृत के विषय में आपने चर्चा की और आपका ये मुख्य विषय रहा है। कहीं लगता है कि संस्कृत जैसे महान विषय को, एक महान भाषा को, जो कि कई भाषाओं की जननी मानी जाती है, और फिर जब संस्कृत की बात है तो फिर बात हिंदी की भी है। संस्कृत और हिंदी जैसे भाषा के विषय और साहित्य में जिसका विशेष महत्व है, ऐसे विषयों को, ऐसी भाषाओं को हम कहीं खोते चले जा रहे हैं, इसके महत्व को कहीं हम खोते चले जा रहे हैं। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही एक बात है जो हमेशा मुझे भी कष्ट देती है कि हमारी इतनी महान विरासत है, इतनी पुरानी हमारी भाषा है, लेकिन आज अपने ही लोग जो हैं, हमारे अपने ही भारतीय इसका सम्मान नहीं करते हैं, इसका निरादर करते हैं। तो वही बात है कि कोई बच्चा अपनी जैसे माँ का निरादर करता है, वो स्थिति आज संस्कृत की भारतीयों ने कर दी है। ये बहुत दुखद स्थिति है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत से राजनीतिक कारण भी हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि जो हमारी नई पीढ़ियां आ रही हैं उनको अपनी भारतीय जो महान विरासत है उससे दूर रखा जाए, ऐसा प्रयास कहीं सोचा समझा हो रहा है या क्या है। लेकिन ये बहुत दुखद स्थिति है और मुझे लगता है कि अब समय है, और अभी भी अगर हमारे युवा इस बात को नहीं समझेंगे, अपनी पहचान वो खो देंगे। क्योंकि यदि उन्होंने इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाया और साथ ही वो अपनी भाषा को भी नहीं अपनाएंगे, अपनी विरासत को, जो हमारी परंपराएं हैं उनको भी छोड़ते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से भारत की जो पहचान है विश्व में, वे अपनी पहचान
खो देंगे और फिर अपना ये जो हमारी पहचान है ये हमारे आधार की तरह है, और ये आधार जब हमसे छूट जाएगा तो निश्चित रूप से उस समय आधारहीन व्यक्ति की क्या स्थिति होती है वो कहीं का नहीं रहता है। वो स्थिति आने की बात हो सकती है, वैसी स्थिति आ सकती है, लेकिन इससे बचाने के लिए अपने आप को अभी से प्रयास करना होगा और करना भी चाहिए। देखिए, एक छोटी सी बात है, एक राष्ट्रभाषा हमारी क्या हो। आज तक 60 साल हो गए आज़ादी के, अभी तक हम ये निर्णय नहीं कराए हैं, क्योंकि जब हमारा राष्ट्रीय फूल है, हमारे पास राष्ट्रीय पक्षी है, हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या हो, ये अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। ये बहुत स्थिति अच्छी सी नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि क्यों ना किसी ऐसी भाषा को हम भाषा का दर्जा दें जो सबके लिए मान्य हो, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी को सब लोग मानते नहीं है। लोगों के पास कुछ इस तरह के कारण आ जाते हैं कि भाई यदि हिंदी तो दूसरी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो क्यों नहीं। लेकिन यदि संस्कृत को बना दिया जाए राष्ट्रभाषा, इसमें किसी का विरोध होना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि राष्ट्रभाषा होने का मतलब ये नहीं कि सारे कामकाज जो हैं वो संस्कृत में ही किए जाएं जी। इसका कतई कोई अर्थ नहीं है। जैसे हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन आज क्रिकेट को ज्यादा मान्यता मिली हुई है ना। इसी तरह से मान लीजिए जैसे कमल है, कमल क्या है, हमारा राष्ट्रीय फूल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कमल का ही हम उपयोग करते हैं, दूसरे फूलों का हम उपयोग नहीं करते। तो मान लीजिए कि अगर संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे सरकारी कार्य हो या फिर आम बोलचाल की जो हमारे जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार को चाहे हम संस्कृत में न करें, लेकिन एक प्रतीक के रूप में राष्ट्रभाषा को यदि हम संस्कृत मान के चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी इस महान विरासत को भी सुरक्षित रख पाएंगे और अपनी इस भाषा के गौरव को भी सुरक्षित रख पाएंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे हम भारत की भारतीयता को, अपनी संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, और न केवल मैं तो हिंदू संस्कृति नहीं कहूँगी, अपनी भारतीय संस्कृति को, जिसमें सब लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सब लोग इसमें शामिल है। तो भारत की भारतीयता को भी हम बचा सकेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के अब एक बहुत विकट जो ये मुद्दा है, एक प्रश्न है जो हमारे विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। लड़ाई के छोटी ये जो भाषा की झगड़े हैं, इनमें फंसकर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों से दूर हो जाते हैं, विकास के प्रश्नों से। तो इसका एक समाधान मुझे ये सूझता है कि कर दिया जाए। जहाँ तक संस्कृत को ये कह दिया जाता है कि ये बोलचाल की भाषा अब नहीं है, ये मतलब मृत भाषा है, तो ये अब क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि इसको कभी आगे बढ़ने का अवसर दिया ही नहीं गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश को नहीं जानता है, इंग्लिश नहीं पढ़ना जानता है, ग्रामीण व्यक्ति, और उसको क्लासेस में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो बहुत प्रयास के बाद भी वो टूटी फूटी अंग्रेजी सीख लेता है। इसी तरह से यदि ये राष्ट्रभाषा होगी, और क्योंकि ये राष्ट्रभाषा है इसलिए इसका एक अनिवार्य रूप से, चाहे छोटी ही कक्षाओं तक इसका ज्ञान यदि बच्चों को दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से इसका भी विकास होगा। और साथ में जो भी मातृभाषा है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का जो माध्यम है अंग्रेजी भाषा, इसकी भी जगह रहे, इसे भी उतना ही महत्व दिया जाए। लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में यदि संस्कृत को स्वीकार कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि भाषा के विवादों से हम ऊपर उठ जाएंगे। जरूर। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अपने विशेष मूल्य रहे हैं, विशेष महत्व हमारी संस्कृति और उसकी विरासत का रहा है। और आजकल की युवा पीढ़ी को खास तौर पर चाहिए कि उन मूल्यों को ध्यान में रखे, और जो हमारी कहना चाहिए विशेष संस्कृति है, उससे हमको कहीं दूर नहीं खो जाना चाहिए, उससे
जुड़ते हुए हाँ, अपनी पहचान हमें सुरक्षित रखनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर आज हम अपनी संस्कृति को भुला देते हैं तो कल हो सकता है कि विश्व में हमारी कोई पहचान न रहे। तो विश्व भर में हमारी पहचान के लिए आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति को लेके, और आज भारत में ही क्या, आप देखेंगे कि विदेशी लोग भी भारत की जो संस्कृति की जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करना चाह रहे हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति की ओर विदेशी पर्यटक भी या विदेशी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो भी अब धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, करंट प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आप एज ए प्रोफेसर काम कर रही हैं, तो संस्कृत के ही विषय को आप पढ़ा रही हैं उस कॉलेज में, और इस पर मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। जी, मैंने सन 1996 में जब मैं सेवा में आई थी, महाविद्यालय की सेवा में, तो एक व्याख्याता के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद फिर सीनियर लेक्चरर होते हुए आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में संस्कृत पढ़ा रही हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का कॉलेज है, लंगट सिंह कॉलेज, वहीं मेरी नियुक्ति हुई थी और वहीं मैं पढ़ा रही हूँ। और हमारे कॉलेज के ही कैंपस में विश्वविद्यालय भी का भी कैंपस है वहीं पर। बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी भी उसी हमारे महाविद्यालय के ही परिसर में स्थित है। तो वहाँ पीजी की क्लासेस पढ़ाने का भी अवसर मुझे मिलता है। तो मैं हमारे स्नातक कक्षाओं के साथ साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरा विषय व्याकरण रहा है, संस्कृत व्याकरण। तो मूलतः मैं संस्कृत व्याकरण ही पढ़ाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कभी और जो विषय, जैसे कुछ नाटक कभी कोई दे दिया जाता है पढ़ाने के लिए, मुद्रा राक्षस है, चाहे कभी मेघदूत है या मृच्छकटिकम है, ये सब महाकाव्य रघुवंश है, शिशुपाल वध है, कभी कभी इनको भी मैं पढ़ाया करती हूँ। लेकिन मुख्य रूप से मैं अष्टाध्यायी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करती हूँ और वही पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। और पाणिनीय व्याकरण से जुड़े जो दूसरे ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभाष्य हो या काशिका वृत्ति हो, वाक्यपदीय हो, इन सब पुस्तकों पर मैं ज़्यादा अध्यापन करती हूँ। और कॉलेज में संस्कृत अध्यापन के साथ साथ हमारे कॉलेज में जो भी विकलांग छात्र प्रवेश लेते हैं, उन सब की काउंसलिंग का कार्य भी मुझे ही दे दिया जाता है, तो मैं वो भी देखती हूँ। अभी कॉलेज के सहयोग से मैंने लंगट सिंह कॉलेज में एक इनेबलिंग यूनिट की स्थापना करवाई है, जहाँ जो कॉलेज के विभिन्न जो छात्र भिन्न भिन्न विषयों में जो प्रवेश लेते हैं, तो उनका जो सिलेबस है, उनका जो पाठ्यक्रम है, उसे हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करवा के उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। ये सारा काम कॉलेज में मेरी देखरेख में होता है। तो शिक्षण के साथ साथ इस रूप में भी मैं कॉलेज को अपना सहयोग देती हूँ। और साथ ही कॉलेज का जो हमारा संघ है, शिक्षक संघ, लंगट सिंह महाविद्यालय का शिक्षक संघ, उसमें मैं भी वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो कभी कभी इन सब मीटिंग्स में भी मुझे जाने का अवसर मिलता है। वैसे मेरी कोई विशेष रुचि रहती नहीं है ये सब इलेक्शंस में, लेकिन लोगों का बहुत दबाव था, तो इसलिए मैंने ये पद भी स्वीकार कर लिया है। जीवन का कहना चाहिए कि अधिकतर भाग जो है आप अपनी सर्विसेज में, अपनी सेवाओं में तत्परता के साथ लगा रही हैं, और संभवतः यही कारण है कि आपकी जो उपलब्धियां रही हैं उसके चलते काफ़ी सम्मान और पुरस्कार, रिवॉर्ड्स आप प्राप्त कर चुकी हैं, जिसमें कि तमाम कहना चाहिए राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड्स भी मैं समझता हूँ कि शामिल हैं, जिसमें नीलम गंगा अवार्ड और सरीखे तमाम अवार्ड शामिल हैं।
आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तमाम इस तरह के स्तर पर आप जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर वेलफेयर की तमाम स्कीम से और वुमेन्स की तमाम जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनसे आप जुड़ी हुई हैं, तो मैं संक्षिप्त में उसके विषय में भी जानना चाहूँगा। ये ऐसा है कि शुभम के माध्यम से जो विकलांग व्यक्तियों को जो सार्थक लाभ पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं, उसके कारण मैं ऐसा हो गया है, ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि बहुत से लोग अपने यहाँ बुलाकर समितियों में मुझे शामिल करना चाहते हैं, रखते हैं। अभी बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाती हैं कि किस तरह से वो डिसेबिलिटी फील्ड में एनजीओस को मदद करें, किस तरह से उनका प्रोजेक्ट हो, कौन कौन से कंपोनेंट को वो सपोर्ट करें, क्या ना करें। तो अभी एक और संस्था है CBR फोरम, का नाम आपने सुना होगा, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं हूँ, उनकी प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी में मैं हूँ। इसके साथ साथ राज्य निःशक्तता आयुक्त का जो के द्वारा जो राज्य समन्वय समिति बनाई जाती है राज्य स्तर पर, उस समिति में दृष्टिहीन और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे उसमें स्थान दिया गया है। साथ ही जो NHFDC के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है विकलांग व्यक्तियों को, उस समिति में मुझे एक चयनकर्ता के रूप में रखा गया है। साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम है, नेशनल ट्रस्ट की कोई कमेटी है जिले की, बहुत सारी इस तरह की कमेटीज हैं, तो उसमें मुझे उन्होंने रखा है। तो मैं जहाँ तक संभव होता है, जितना समय निकल पाता है, मैं अपना सहयोग देने का प्रयास करती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि अधिक व्यस्तता के कारण मुझे कई बार मना भी करना पड़ता है कि मैं अमुक समिति के लिए या अमुक कार्य के लिए अपना समय नहीं दे पाऊंगी। ऐसी भी स्थिति अब आती है, लेकिन कुल मिलाकर मैं प्रयास करती हूँ कि अधिक से अधिक जो भी लोगों की मुझसे जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को मैं पूर्ण करूं, ऐसा मैं सोचती हूँ। कार्यक्रम के अंत में एज ए प्रोफेसर, और चूंकि आप जैसा कि तमाम कहना चाहिए चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, देश के अंदर बहुत सी गतिविधियों से आप जुड़ी हुई हैं, आपका योगदान रहा है, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी देश के उन तमाम सुनने वालों के लिए, चाहे वो डिसेबल्ड हों या नॉन डिसेबल्ड हों, चाहे वो युवा हों या प्रौढ़ हों, तो क्या मैसेज आप आज डिलीवर करना चाहेंगी हमारे श्रोताओं के लिए? ये मैं सब अपने सुनने वाले सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि उसके पास जो कुछ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, तो व्यक्ति सबसे पहले तो अपने अंदर जो निहित क्षमताएं हैं उनको जाने और उनसे अधिक से अधिक लोगों का सहयोग करने का प्रयास करे। ये व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का। आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में जो है वो इस तरह की प्रवृत्ति हो गई है कि लोग जो है वो अपने बारे में अधिक सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसी स्थिति न रहे। यदि सब लोग सबके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे। इसके उदाहरण है, जैसे मैं तो देखती हूँ यहाँ से एवरीथिंग है, चाहे एक्सेस इंडिया जैसे जो ग्रुप बने हैं, ये ग्रुप आपस में जिसके पास जो भी ज्ञान है, जिसके पास जो भी स्किल्स हैं, जो भी एक व्यक्ति जानता है, दूसरे को यदि आवश्यकता होती है तो सहर्ष इस फोरम पर हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। इस तरह से जो पारस्परिक सहयोग है, पारस्परिक समन्वय है, क्योंकि हमारे भारत की जो संस्कृति है वो भी समन्वयात्मक है, सहयोगात्मक रही है। तो पारस्परिक सहयोग और परस्पर समन्वय के द्वारा
हमारी नई पीढ़ी को भी, हमारी नई युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और केवल अकेले एक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। एक व्यक्ति जब भी किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो उसे दूसरों को साथ लेके चलना ही पड़ता है। इस बात को समझते हुए जी परस्पर समन्वय की भावना के साथ हम काम करें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से जीवन को, समाज को, देश को हम आगे ले जा सकते हैं। जी, मनुष्य एक अन्योन आश्रित है, सामाजिक प्राणी है, जैसा कि आपने कहा, और पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक सौहार्द बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है जी। और इसी के आधार पर, इन्हीं गुणों के आधार पर कहना चाहिए कि मनुष्य प्रगति कर सकता है। और जब मनुष्य प्रगति करेगा तो कहना चाहिए कि समाज प्रगति करेगा। और आपस में जब सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे तो वो समाज के हित में होगा, देश के हित में होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए और प्रोग्राम एक मुलाकात में हमारे श्रोताओं तक अपने विचार आपने प्रेषित किए प्रोग्राम एक मुलाकात के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह थी डॉक्टर संगीता अग्रवाल से आज की हमारी मुलाकात, आज की हमारी बातचीत। डॉक्टर संगीता अग्रवाल, जैसा कि आपने सुना, तमाम क्षेत्रों में उनका किस तरीके से लगाव रहा और उनकी लगनशीलता के कारण उनको एक नई पहचान मिली। काफ़ी गोल्ड मेडल भी उन्होंने हासिल किए शिक्षा के क्षेत्र में। जब वो अपनी हायर स्टडीज़ ख़ासतौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कर रही थी, तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृत में ख़ास तौर पर जो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स रहीं, उसके लिए उनको एक नई पहचान मिली। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त करने हेतु आप लॉग ऑन करें www.radioudan.com और वहाँ से आप हमें आर्काइव के लिए, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में अपनी फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं। तमाम जानकारियाँ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर। रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले तमाम प्रोग्राम्स को आप तपन एप्लीकेशन, जो कि एक रेडियो की कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इंस्टॉल करके तपन के माध्यम से भी रेडियो उड़ान के तमाम प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और कोई भी अपने दिल की बात इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पर और amit@radioudan.com पर। दोस्तों, हमेशा की तरह अगर इस जिंदगी ने वफा की तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले प्रोग्राम में अगले शुक्रवार की रात 9 बजे मैं आपसे रूबरू रहूंगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम एक मुलाकात पर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जीवन के एक एक क्षण को खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ जीने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखिए जीने का मज़ा ही कुछ और आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त अमित भट्ट को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।